जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट इस वीडियो को। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एट, ऑन, इन, बाय, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, इनटू, बिसाइड या बिसाइड्स जैसे प्रेपोजिशन का सही यूज़ आखिरकार कब और कहाँ करना होता है। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत में मैं आपको 30 ऐसे प्रैक्टिस सेट्स दूंगी जिसमें अगर आपने 25 प्लस सही कर लिए तो समझिए कि आपकी प्रेपोजिशन पर अच्छी पकड़ बन चुकी है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊं फिर आप उसे नोट करते जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। प्रेपोजिशन होता क्या है, तो देखो, प्रेपोजिशन वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध यानी रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताता है। जैसे मैं इसे आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो किसी भी ये नाउन साथ में किसी भी प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। कौन? प्रेपोजिशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। इससे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ ऑन बताता है कि जो बुक है और टेबल के बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ पे ये ऑन बता रहा है बुक और टेबल के बीच में रिलेशन। अब ये बता क्या रहा है? द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो यानी टेबल कहाँ है? टेबल नीचे है, बुक उसके ऊपर है। तो रिलेशन किसका? बुक और टेबल का। ओके, तो इसलिए ऑन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन ये होती है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताती है। कौन? प्रेपोजिशन किसी भी नाउन और किसी भी प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। और प्रेपोजिशन जैसे हमारा अबव, बिसाइड, विद, अलोंग विद, या फिर इसी साइड से जो हमारा ऑन, इन, एट, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हमारी प्रेपोजिशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके यूजेस देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा कि प्रेपोजिशन होती क्या है। अब हमारा फर्स्ट जो है वो है एट, ऑन और इनका यूज़ होता कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज़ की जाती है, एंड देन आप फिर क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट, ऑन और इन की। देखो, एट का जो यूज़ है, एट का यूज एग्जैक्ट टाइम के लिए एट का यूज किया जाता है। कोई भी एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 o'clock, मतलब मैं सुबह उठा 5 o'clock। यानी यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल एकदम टाइम सिलेक्ट करके बताया गया है कि हाँ स्पेसिफिक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है कि 5 o'clock पर मैं उठा था, ठीक है। द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ट्रेन जो है वो आएगी 6 PM, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये एग्जैक्ट टाइम है, तो वहां पे हम एट का यूज करते हैं जहां पर भी एग्जैक्ट टाइम का यूज हो, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना, एग्जैक्ट टाइम बराबर में एट का यूज, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन की। डे और डेट के साथ ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको डे दिख जाए, डेट दिख जाए, तो हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुमसे मिलूंगा कब? ऑन मंडे। तो यहाँ पे क्या है? ये है डे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, मतलब उसका जन्म हुआ था कब? कब वो पैदा हुआ था? वो हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये डेट हो गई, ये डे हो गया। इनके सबके साथ किसका यूज किया गया है? ऑन का यूज, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, जब भी यूज करेंगे तो पहले जैसे हम ऑन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद किस लिए यूज करें वो बाद में आता है, ठीक है। लाइक ऑन मंडे, ऑन अगस्त, इस टाइप्स में। ऑन 15 अगस्त डेट के लिए यूज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करना है, ऐसे लिख लेना आप, डे और डेट के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। तो इससे पहले हमने एग्जैक्ट टाइम पढ़ा जिसके लिए हमें एट का यूज करना होता है, डे एंड डेट के लिए हमें ऑन का यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन की। मंथ, ईयर और लंबे समय के लिए इन का यूज करना होता है। मतलब जब भी आपको मंथ दिख जाए, जब भी आपको ईयर दिख जाए, जब भी आपको कोई लंबा टाइम दिख जाए ना, उसके लिए आप इन का यूज करेंगे, राइट। ही वॉज बॉर्न इन 2005, यानी वो पैदा हुआ था कब? 2005 में। अब ये इन 2005 क्यों आया? इन 2005 इसलिए आया क्योंकि हमने क्या देखा? हमने देखा ईयर, ठीक है। कोई साल आ जाता है तो यहाँ पे डेट किसकी लिखी हुई है? साल की लिखी हुई है, राइट। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आई विल कम इन
जुलाई, मैं जुलाई में आऊँगा, ये क्या है, मंथ है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ही स्टडीज इन द मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग से पढ़ रहा है। मतलब इन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा टाइम, कब से, मॉर्निंग से। अब क्या पता इस वक्त आफ्टरनून हो रहा हो, क्या पता इस वक्त नाइट हो रही हो, उससे हमें नहीं पता ना, बट एक लंबा टाइम हो गया ना, ये मॉर्निंग एक लंबा टाइम हो गया कि वो सुबह से पढ़ रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, तो मंथ, ईयर या फिर लॉन्ग पीरियड, टाइम लॉन्ग पीरियड के लिए हम इनका यूज करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 हमारा क्या कहता है, एट, ऑन, इन, फॉर प्लेस। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने डे, डेट, ये सारी चीजें देखी, एक लंबा टाइम देखा, बट एट, ऑन, इन का यूज प्लेस में भी किया जाता है। अब वो कैसे, वो देखो आप, इन तीनों का यूज प्रेपोजिशन प्लेस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एट का यूज स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस के लिए किया जाता है। हमने एक एट का यूज देखा स्पेसिफिक टाइम के लिए, एट 6 AM, एट 5 PM, इस टाइप से, और एक हम देखेंगे प्लेस के लिए, ठीक है, जो स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक ही इज वेटिंग एट द स्टेशन, स्पेसिफिक है, वो वेट कर रहा है कहाँ पे, स्टेशन पर, ठीक है। तो ये प्लेस के लिए हो गया कि स्पेसिफिक, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर कोई वेट करे, वो ऐसे नहीं बोला उसने ही इज वेटिंग, ऐसे नहीं बोला ना, उसने बोला ही इज वेटिंग एट द स्टेशन, यानी वो कर कहाँ पे रहा है, एग्जैक्ट एक पॉइंट है जहां पे वो वेट कर रहा है, वो है स्टेशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ऑन की। किसी सरफेस के ऊपर, जब भी हम कहते हैं ना कोई चीज किसी के ऊपर होती है ना, किसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी जो बुक है वो ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर कौन है, बुक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ऑन का यूज किया। हमने क्या लिखा, सरफेस के ऊपर, यानी टेबल क्या है, टेबल एक सरफेस हो गई, ठीक है। बुक क्या है, जिसका हम रिलेशन दिखा रहे हैं, है किसके ऊपर, ऑन, यानी टेबल के ऊपर कौन है, बुक है, ऑन द टेबल, यानी ऊपर के सेंस में हम लेते हैं, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी। किसी एनक्लोज्ड जगह के अंदर, मतलब क्या है, इनका मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड का मतलब कि किसी के अंदर, किसी जो प्लेस है ना, कोई प्लेस है उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ही इज इन द रूम, मतलब वह जो लड़का है वह रूम के अंदर है, ठीक है। तो किसके अंदर है, रूम के अंदर, यानी ये क्या, एनक्लोज्ड हो गया, ठीक है। एनक्लोज्ड हो गया मतलब बंद कमरा हो गया ना, बंद रूम हो गया, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, ही इज इन द रूम। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको लिखना कैसे है, पॉइंट जो है वो एट के लिए, कोई भी प्लेस, ये सारे क्या है, ये प्लेस के लिए है, ठीक है। प्लेस के लिए आपको किस तरीके से लिखना है कि पॉइंट क्या हो गया, एट के लिए, कोई सरफेस है तो उसके लिए हम ऑन, यानी किसी सरफेस के ऊपर रखेंगे। एंड इनसाइड का क्या मतलब हो जाता है, इन, इनसाइड मतलब किसी के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी प्लेस के अंदर, ठीक है, जहाँ पे बंद हो रहा हो, ठीक है। ओके, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ में, पार्ट फोर्थ क्या कहता है, सिंस और फोर। अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंस और फोर। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सिंस और फोर में रियली आपके एग्जाम में, बिल्कुल आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, डेफिनेटली आने वाला है सिंस और फोर। इसमें क्या करना होता है, सिंस का क्या है, किसी निश्चित यानी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का यूज करना होता है। सिंस मतलब बस मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो सिर्फ इतना कर लो कि स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। जहां पर भी स्पेसिफिक टाइम दिया हो ना, बस वो सिंस याद कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लिव्ड हेयर सिंस 2020। 2020 एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ना भी याद करो आप, इस तरीके से याद कर लो कि वह रह रहा है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि वह रह रहा है सिंस 2020। यहाँ पे 2020 क्या है, 2020 है एक स्पेसिफिक टाइम। इसने हमसे इस तरीके से नहीं कहा। जैसे अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज बॉर्न इन 2006, तो इस टाइप से अगर मैं बोलूँ तो फिर मेरा क्या है, मुझ में सिंस का यूज़ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बोला 2006, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे बोलो कि 2004, बट अगर वही मैं बोलूँ आई वॉज बॉर्न इन 15, फॉर एग्जाम्पल 15 ईयर अगो, आई वॉज बॉर्न इन 15 ईयर अगो, तो ये गलत हो जाएगा। सिंस का यूज़ हम यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला 15, अब 15 नहीं पता कब से 15। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें पता है कि ये 2026 चल रहा है, यहाँ से मेरे कहने का मतलब है यहाँ से कि 2026 में 15 ईयर अगो मेरा जो जन्म हुआ था। बट क्या पता जब हमारे जैसे और आने वाले स्टूडेंट्स का भी पढ़े, तब हो सकता है 2028 में कोई मेरी ये वीडियो देख रहा हो, फिर
तो वो तो ये सोचेगा ना, तो यही होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, यही होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर भी हम एक स्पेसिफिक टाइम लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 2006 में मेरा जन्म हुआ, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, मेरा लाइफ टाइम यही रहेगी मेरी डेट, मैं कभी 2007 में वापस मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। बट अगर मैं आज कहूँ कि मैं आज से 18 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तो फिर ये हो जाएगा 4 के सेंस में। क्यों? क्योंकि आज मैंने 18 कहा, 10 मतलब 2 साल बाद ये हो जाएगा 20 साल, तो इसका यूज़ करते हैं हम 4 के लिए, यानी टाइम ऑफ ड्यूरेशन या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होता है वो होता है हमारा 4, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है हमारा सिंस। तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो 2020 से, मान लो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया कि दिल्ली में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो दिल्ली में 2020 से रहता है, तो क्या ये कभी बदल जाएगा? क्या वो कभी बोलेगा कि नहीं मैं तो 2009 में ही आ गया था? कोई ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो इसलिए ये स्पेसिफिक है कि वो भाई वो आया था। अब अगर इसने ये बोला होता कि वो 4 साल से दिल्ली में रह रहा है, अभी उसने बोला कि वो 2020 से दिल्ली में रह रहा है, ये एक स्पेसिफिक है, यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। बट अगर वो बोलता कि मैं 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 का यूज़ करते, क्योंकि नहीं पता 4 साल कब के, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे 4 क्या कह रहा है, किसी ड्यूरेशन यानी कितने समय के लिए, तो 4 का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर 5 years, मतलब वो यहाँ पे रह रहा है 5 साल से। तो यहाँ पे उसे नहीं पता ना कि कौन सा 5 साल, आज का 5 साल, बहुत पुराना 5 साल, नहीं पता हमें, ठीक है। तो 5 year क्या है, ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट या फिर स्पेसिफिक टाइम आप लिख सकते हो, सिंस हो गया, और ड्यूरेशन के लिए 4 का यूज़ हो गया। नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको 30 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, इसलिए पूरी वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपकी ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी हम पहले डिटेल में समझते हैं। पार्ट 5 क्या कहता है, बाय और अंटिल का यूज़, ठीक है। बाय किसी काम की डेडलाइन बताने के लिए होता है, ठीक है, किसी भी काम की डेडलाइन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सबमिट योर फॉर्म बाय मंडे, मतलब तुम अपना जो ये फॉर्म है वो मंडे तक सबमिट कर दो, यानी ये डेडलाइन है, इसके आगे फिर तुमने सबमिट किया तो चाहे तुम्हारी फाइन होगी, चाहे वो नहीं लिया जाएगा, वो एक बात की बात है। बट डेडलाइन क्या है हमारी, कि तुम्हें बस मंडे तक जमा करना है तुम्हारे इस फॉर्म को, वो लास्ट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब मंडे तक फॉर्म जमा कर देना है, ठीक है, तो वो डेडलाइन हो गई। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अनटिल और टिल में। किसी एक्शन के जारी रहने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वेट अनटिल मंडे, मतलब हम क्या कहते हैं कि किसी एक्शन के जारी रहने के लिए, यानी अभी कुछ ऐसा आप कर रहे हो, ठीक है ना, वो ऐसा है कि एक्शन, जैसे मान लो आज फ्राइडे है, तो मैंने बोला नहीं यार ये मंडे तक चलेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है कि वो एक्शन जारी है, मतलब मंडे तक वेट करते रहो। आपने क्या बोला कि चलो, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज फ्राइडे है, आपने बोला मेरे से कि चलो कहीं, चलो घूमने चलते हैं, तो मैंने क्या बोला, नहीं मंडे को चलेंगे, आज मैं बिजी हूँ, तो क्या है, ये एक्शन जारी रहना चाहिए, आप वेट करो मंडे तक, ठीक है। तो इसमें हम अनटिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेडलाइन के लिए बाय का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया एक्शंस कंटिन्यू रहना चाहिए, तो उसके लिए हम अनटिल का यूज़ करेंगे, राइट। तो जो अनटिल है ना वो टाइम बताती है, ये याद रखना, ठीक है, टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं अनटिल का, ठीक है, बट वो एक्शन के तौर पर होनी चाहिए कि आप तब तक वेट करते रहो, इसलिए। नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिटवीन क्या होता है, जब आमतौर पर दो लोगों या दो चीज़ों की बात हो रही हो, जैसे मैं और आप, हम सिर्फ दो हैं, तो हम दोनों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन होगी तो हम बोलेंगे हमारे बीच में जब कन्वर्सेशन हो रही है तो हम उसमें बिटवीन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम दो हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अमंग होगा। क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, बिटवीन टू और अमंग टू प्लस का यूज़, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, यानी जो मनी है वो डिवाइड की गई किसमें, राम और श्याम के बीच में पैसे को बांट दिया गया। नेक्स्ट है अमंग, तीन या उससे ज्यादा चीज के लिए, मतलब दो से ज्यादा चीजों के लिए तीन का यूज करेंगे, चाहे वो चीजें हो, मतलब समथिंग समवन दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है, चाहे आप किसी चीज की बात कर लो और चाहे आप किसी इंसान की। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट, यानी जो टीचर है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया बुक्स को अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू का यूज हम करेंगे बिटवीन के लिए और मोर देन टू का यूज करेंगे हम अमंग के लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 7 की, इनटू एंड इन का यूज, ठीक है। इनटू और इन का यूज कहाँ पे होता है, देखो इन का यूज होता है किसी जगह के अंदर होने की स्थिति, मतलब क्या है,
स्टेट ऐसी है कि आप जैसे किसी भी चीज़ के अंदर में हो, आप रूम के अंदर में हो, आप क्लास के अंदर में हो, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे इन, ही इज़ इन द रूम, यानी वो रूम के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, ये किसी प्लेस के अंदर में हो आप ऑलरेडी, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। इनटू, बाहर से अंदर जाने की मूवमेंट, देखो इसमें ना मूवमेंट नहीं है, दोनों सेम लगता है। इसमें क्या है कि आप ऑलरेडी किसी भी चीज़ के अंदर में हो, तो मैं क्या कहूँगी, यू आर इन द बॉक्स, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े से बॉक्स के अंदर में हो, तो मैं कहूँगी यू आर इन द बॉक्स, ठीक है। बट इसी हिसाब से अगर इनटू का क्या मतलब हो जाएगा, ही वेंट इनटू द रूम, तो वहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर मुझे इनटू का यूज़ करना पड़ेगा। कब, जब मैं ये बताना चाहूँ कि आप बॉक्स के अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मूवमेंट होती है ना, हम वो भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे मूवमेंट को देखा जाता है। और इनमें क्या देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ वही जो जहाँ पर आप हो वही बताया जाता है, ठीक है। तो ही वेंट इनटू द रूम मतलब वो अंदर गया था, रूम के अंदर में, ठीक है। तो पॉजिटिव में इन का यूज़ किया जाता है, मतलब नॉर्मल जब कहीं पर भी हम अंदर की बात करें, और मूवमेंट में इनटू का यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चल रहा हो कि वो अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे मूवमेंट। और दोनों चीज़ अंदर के सेंस में होती है, आप घर के अंदर जा रहे हो, आप रूम के अंदर जा रहे हो, आप क्लास के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 8, क्या कहता है, बिसाइड और बिसाइड्स। इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन दोनों में स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, हम किसी भी चीज़ के बगल में होते हैं तो हम कहते हैं ना कि ही इज़ बिसाइड मी, ही इज़ बिसाइड मी, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं ही सेट बिसाइड मी, ठीक है। अगर ये आप पास्ट में बात करोगे, ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा था। नेक्स्ट बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इसके अलावा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम अपने स्कूल में ना ऐसे बेंच पे बैठते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे बगल में इस तरीके से स्टूडेंट्स और बैठते थे, तो वो हमारे बिसाइड होते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारे बगल बगल में स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं तो वो बिसाइड होते थे। अब बिसाइड्स का क्या मतलब है, इसके अलावा, बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज़ हिंदी, मतलब क्या कह रहा है कि वो इंग्लिश भी जानता है, ही नोज़ हिंदी, वो हिंदी भी जानता है, मतलब इंग्लिश के अलावा वो हिंदी भी जानता है। तो इसमें क्या बता रहा है कि वो तो इंग्लिश तो जानता ही जानता है, बट इंग्लिश के अलावा वो हिंदी भी जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हम लोगों की बात करूं, तो जैसे हमारे में हिंदी इंग्लिश जानना कॉमन हो गया, बट अगर हम ऐसा कहें कि आप हिंदी भी जानते हो बट आप स्पेनिश भी जानते हो, तो यहाँ पे स्पेनिश के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बिसाइड्स, ही नोज़ हिंदी बिसाइड्स स्पेनिश, ठीक है। तो यानी वो हिंदी भी जानता है और स्पेनिश भी जानता है, तो ये क्या हो गया, बिसाइड्स, मतलब उसके अलावा वो स्पेनिश लैंग्वेज को भी जानता है, राइट। ओके, तो बिसाइड का मतलब हो गया बगल में, बिसाइड्स का मतलब हो गया अलावा, यानी आप किसी भी चीज़ के अलावा। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स में बात करूँ, मैं कह दूँ कि आप फुटबॉल तो जानते ही जानते हो, इसके अलावा आपको क्रिकेट भी आती है, ठीक है, यू प्ले फुटबॉल बिसाइड्स यू प्ले क्रिकेट, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 9 की, बाय और विथ का यूज़, ठीक है। बाय का क्या मतलब होता है, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था, बाय डेडलाइन को शो करता है, किसी काम के डूओ या माध्यम के लिए, मतलब द लेटर वॉज रिटन बाय राम। अगर आपने पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय का यूज़ क्यों करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि किसी के माध्यम से, जैसे हम कहते हैं ना उसके द्वारा किया गया, द्वारा के सेंस में अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसमें द्वारा का सेंस आता है। जैसे इसमें कह रहे हैं द लेटर वॉज रिटन बाय राम, मतलब लेटर जो है वो राम के द्वारा लिखा गया था, ठीक, लेटर राम के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे में बाय का यूज़ होता है। अब जैसे मैं कहूँ मुझे मेरी टीचर द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है, तो ये हो जाता है बाय। नेक्स्ट बात करते हैं विथ, किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल के लिए, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, मतलब उसने जो एप्पल है उसे कट किया किसके साथ, विथ अ नाइफ। विथ का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो किसी के साथ, ठीक है, किसी टूल के साथ, मतलब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कुछ कर रहे हो तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। आई एम विथ माई फ्रेंड, ठीक है, आई एम विथ यू, इस टाइप से हम जब यूज़ करते हैं, मतलब किसी के साथ, दो के सेंस में कर लेते हैं। जब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ना हो तो हम विथ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ही कट द एप्पल, मतलब उसने एप्पल को कट किया नाइफ से, अब हम इसको किससे जोड़ रहे हैं, विथ से जोड़ रहे हैं। तो मेनली प्रेपोजिशन का मतलब सिर्फ ये होता है दो नाउन और प्रोनाउन या डबल नाउन किसी में भी कनेक्शन बताना, मेनली नाउन एंड प्रोनाउन में कनेक्शन बताना, ठीक है, उनका रिलेशन बताना, तो उसे कहते हैं हम लोग
प्रपोजिशन। तो यहाँ पे विथ भी इसी तरीके से, तो डूअर मतलब किसी भी द्वारा के सेंस में हम कहते हैं तो बाय हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे हम कहें तो विथ हो गया। इंस्ट्रूमेंट कह लो, पर्सन में भी हम यूज़ कर देते हैं विथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 10 की, अक्रॉस और थ्रू। देखो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड, उसे हम कहते हैं अक्रॉस। ही वॉकड अक्रॉस द रोड, मतलब वो चल रहा है किसके, एक साइड से दूसरी साइड, मतलब रोड के, ओके। थ्रू क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर से होकर, मतलब ही वॉकड थ्रू द टनल, मतलब वो टनल के अंदर से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो रोड पे, ही वॉकड अक्रॉस द रोड, मतलब वो रोड, यहाँ पे वो रोड पे चल रहा है, और वहाँ पे थ्रू का मतलब क्या हो गया कि टनल के अंदर से जा रहा है, ठीक है। तो वन साइड टू अनदर साइड मतलब अक्रॉस हो गया। यहाँ से जैसे दो पाथ होती है, तो इस पाथ से आप इस पाथ पे जा रहे हो, तो ये तो हो गया अक्रॉस। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा पुल है, आप इस पुल के नीचे से इस तरीके से जा रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया थ्रू, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। इनसाइड पैसेज मतलब थ्रो हो गया, ठीक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब शुरू होता है आपका असली टेस्ट, जो कि अभी तक मैंने आपको पूरी डेफिनेशन ईजिली जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल समझा दिया। अब होता है आपका जो मेन गेम होता है शुरू। अब आपके पास आते हैं क्वेश्चंस, और अब मैं आपको टोटली 30 क्वेश्चन दे रही हूँ। हर क्वेश्चन में आपको खुद सबसे पहले आंसर बताना है, चाहे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वैसे मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, एकदम अच्छे से दिमाग पर थोड़ा सा ऐसा जोर डालो जो आपने लिखा हुआ है। अभी आप देखकर भी समझ सकते हो, पहले क्वेश्चन समझो एंड देन उसके आंसर्स अपने माइंड में फिलअप करो कि हाँ आपके क्वेश्चन कितने सही जा रहे हैं। एंड लास्ट में मुझे आप अपना 30 में से कितना स्कोर आपने किया वो मुझे बताना, ठीक है, ताकि मैं भी तो जानूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, राइट। तो ये रहे 30 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ही वॉज बॉर्न डैश 2005। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इन का यूज़। कहीं पर भी य का बात हो, य की अगर कहीं भी हम साल की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मीटिंग विल स्टार्ट डैश 10 AM। ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एट। मैंने आपको बताया था कि एट का यूज़ हम स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM, जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्यूचर में, विल का यूज़ फ्यूचर में स्टार्ट होगी, मतलब मीटिंग को स्टार्ट किया जाएगा 10 बजे, सुबह 10 बजे, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, आई विल मीट यू डैश मंडे। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑन। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी आपको डे एंड डेट दी जाए तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। आई विल मीट यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को मिलूँगा, तुमसे मंडे को मिलूँगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ बीन लिविंग हियर डैश 2020। ऑप्शंस हैं आपके, थोड़ा सा क्वेश्चन कट जाएगा इस टाइप से। लास्ट मैं थोड़ा सा इससे लिख रही हूँ, लास्ट है हमारा बाय। ओके, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग हियर 2020, मतलब वो यहाँ पे रहता है कब से, 2020 से वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास स्पेसिफिक टाइम दिया जाए तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं, राइट। यहाँ पे 2020 दिया हुआ है स्पेसिफिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शी हैज़ बीन स्टडिंग डैश 3 hours। अब यहाँ पे है आपका लास्ट जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो फिर से बाय है। ही हैज़ बीन स्टडिंग डैश 3 hours।
ओके तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिंस का यूज़ होता है वो होता है स्पेसिफिक टाइम, बट जो फॉर का यूज़ होता है वो होता है ड्यूरेशन टाइम। वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। वह जो है वो 3 घंटे से स्टडी कर रही है, वो 3 घंटे से पढ़ रही है, बट हमें नहीं पता कब के 3 घंटे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन दिया गया, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द बुक इज डैश द टेबल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑन द टेबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी जाए तो जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी गई है। द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज वेटिंग डैश द स्टेशन। ओके, ही इज़ वेटिंग एट द स्टेशन। मैंने आपको बताया था जब भी स्पेसिफिक दिया गया हो प्लेस में तो हम एट का यूज़ करते हैं, और एट का यूज़ एक जगह हम टाइम में करते हैं जब स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो। द स्टूडेंट्स आर डैश द क्लासरूम। लास्ट है हमारा इनटू, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट जाएगा इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ इनटू। द स्टूडेंट्स आर डैश द क्लासरूम। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे अंदर के सेंस में इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द मनी वॉज डिवाइडेड डैश राम एंड श्याम। लास्ट ऑप्शन हमारा विथ। द मनी वॉज डिवाइडेड डैश राम एंड श्याम। ओके, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बिटवीन का यूज़ होगा, क्योंकि दो इंसान के बीच में यानी राम और श्याम के बीच में मनी को डिवाइड किया गया है। ये हैं कितने, 2 हैं, तो 2 के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं बिटवीन का, राइट। ओके, 6th क्वेश्चन है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज डैश स्टूडेंट्स। 4th जो हमारा ऑप्शन है वो है फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमंग, क्योंकि जो टीचर है वो प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। जब प्लूरल हमारे स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब है बहुत सारे, बहुत सारे के सेंस में 2+ में हम अमंग का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ही वेंट डैश द रूम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वेंट इनटू द रूम, मतलब वो रूम के अंदर में गया। तो यहाँ पे जो उसकी जाने की जो मूवमेंट है ना, वो या फिर वो गया था, जो जाने की मूवमेंट है वो दिखाया जा रहा है, यानी इनटू मतलब मूवमेंट भी दिखाया जा रहा है। इन मतलब होता है कि आप चले गए हो, अब वहाँ पे सिर्फ आपकी पोजीशन दिखाई जा रही है कि आप रूम के अंदर में हो। अब यहाँ पर जो है वो आप रूम में जा रहे हो, वो पोजीशन दिखाई जाती है, यानी मूवमेंट को भी दिखाया जाता है। ही इज डैश द रूम, ही इज इन द रूम, मतलब वह रूम के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ही सेड डैश मी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ही सेड बिसाइड मी। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे बगल में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश इंग्लिश ही नोज हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज हिंदी, मतलब इंग्लिश के अलावा वह हिंदी भी जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर वॉज रिटन डैश राम। आंसर हो जाएगा द लेटर वॉज रिटन बाय राम, यानी जो लेटर है वो राम के द्वारा लिखा गया। ही कट द एप्पल डैश अ नाइफ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उसने एप्पल को काटा किसके साथ, नाइफ के द्वारा, उसने मतलब नाइफ के साथ एप्पल को काटा। ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। सबमिट द फॉर्म डैश मंडे। यहाँ पर भी अगेन हम यूज करने वाले हैं बाय। सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, डेडलाइन के लिए यहाँ पे हमने बाय का यूज किया है। वेट हियर डैश मंडे। तो यहाँ पे हम अंटिल का यूज करेंगे, वो इसलिए क्योंकि उसने बोला है वेट। वेट का क्या मतलब होता है, इंतजार। अंटिल का यूज हम टाइम में करते हैं और हमेशा इंतजार के फॉर्म में करेंगे हम लोग, वेट के फॉर्म में, कि तुम मंडे तक वेट करो, ठीक है। तो वेट हियर अंटिल
Monday. He walked dash the road. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अक्रॉस. वो वॉक कर रहा है रोड के अक्रॉस में. द ट्रेन पास्ड डैश द टनल. ऑप्शन नंबर बी इज राइट, थ्रू द टनल. मतलब जो ट्रेन है वो पास हुई टनल के थ्रू से. ठीक है, थ्रू द टनल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द प्लेन फ्लू डैश द सिटी. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अबव. वो इसलिए क्योंकि जो प्लेन है वो फ्लू, मतलब ये क्या है, फ्लो. मतलब जाने के लिए फ्लाई फ्लाई फ्लो फ्लोन ये जो होता है ना, तो ये फ्लू लिखा हुआ है, फ्लाई फ्लू फ्लोन. ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है. तो यहाँ पे क्या है, जो प्लेन है वो गई किसके अबव, मतलब ऊपर, सिटी के ऊपर से प्लेन गुजर गई है. ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते कि हमारे छत के ऊपर से प्लेन जा रही है, तो वैसे हो गया कि सिटी के ऊपर से अबव यानी ऊपर से वो प्लेन गई. द कैट डैश द टेबल. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द कैट इज अंडर द टेबल. अब आप मतलब इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो जो कैट है वो टेबल के अंडर में है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन और थ्रो का कुछ मतलब नहीं, ऑन टू का कोई मतलब ही नहीं बनता. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की. द प्रोटेस्टेड डैश द डिसीजन. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन. मतलब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, डिसीजन के अगेंस्ट वो लोग वापस से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. मतलब ऐसा समझ लो कि कोई आपने कुछ किया और वहाँ पे जो टीचर ने उसका कुछ मतलब आपको कोई आंसर दिया या आपको कोई भी डिसीजन उन्होंने अपना सुनाया, तो आपको नहीं पसंद आया वो डिसीजन, तो आप क्या करोगे, प्रोटेस्ट करोगे. तो वो वे लोग प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द डिसीजन, जो डिसीजन सुनाया गया उसके अगेंस्ट में. दिस गिफ्ट इज डैश यू. सी ऑप्शन इज राइट, दिस गिफ्ट इज फॉर यू. मतलब हम कहते हैं ना ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ही लेफ्ट डैश परमिशन. ओके, आंसर नंबर बी इज राइट, विदाउट परमिशन. वो इसलिए क्योंकि वो चला गया. इसमें क्या कह रहा है, ही लेफ्ट, वो चला गया बिना परमिशन के. जाएगा ना, विद परमिशन के साथ तो वो जाएगा नहीं. ऐसा तो कुछ इसमें लॉजिक बन नहीं रहा, बाय और ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही लेफ्ट विदाउट परमिशन. वो चला गया बिना परमिशन के. ही टॉक्ड डैश द एग्जामिनेशन. ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वो इसलिए ही टॉक्ड दैट द एग्जामिनेशन का मतलब हो गया कि वो बात कर रहा है अबाउट द एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जाम के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो ही टॉक्ड वो बात कर रहा है किसके बारे में, अबाउट द एग्जामिनेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. सी वेंट डैश हर ब्रदर. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, शी वेंट वह चली गई किसके साथ, अपने भाई के साथ वो चली गई. ठीक है, शी वेंट विद हर ब्रदर. क्वेश्चन नंबर 28. ही वॉक्ड डैश द रिवर. ऑप्शन नंबर इज राइट, टूवर्ड्स द रिवर. मतलब वो चल रहा है किसके साथ, समझो नदी जो होती है ना उसके टूवर्ड्स में. ठीक है, साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द टेम्परेचर इज डैश जीरो. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द टेम्परेचर इज अबव जीरो. एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकता है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ बताया गया नहीं है, बताया नहीं गया है कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है या कम है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि द टेम्परेचर इज़ अबव ज़ीरो या फिर द टेम्परेचर इज़ बिलो ज़ीरो. दोनों हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया ना हमें कि ज़्यादा या कम के सेंस में. तो मैं यहाँ पे दोनों आंसर मार्क करूँगी क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा भी हो सकता है ज़ीरो से और कम भी हो सकता है. राइट. ओके, our लास्ट क्वेश्चन. द बॉय जम्प्ड डैश द टेबल. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑन टू
द टेबल। देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको ऑन टू नहीं करवाया। ऑन टू का मतलब ये होता है द बॉयज जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब उसके ऊपर से। बॉय जो है, जैसे यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे कोई बॉय है, ठीक, इसके ऊपर से इसने छलांग मार ली, ठीक है, इस टेबल के ऊपर से इसने छलांग मारी। तो यानी जाना किसी चीज़ के ऊपर से, जैसे हम कहते हैं ना अबव के सेंस में हम लेते नहीं है, तो वैसे ही ऑन टू का भी सेंस होता है। बट अबव और ऑन टू में अंतर क्या है? अबव होता है कि बस वो दिखाता है, मतलब ऑन टू जो होता है वो मूवमेंट, जैसे हमने इनटू देखा ना, अंदर जाने के मूवमेंट को इनटू दिखाता है, तो वैसे ही ऑन टू जो होता है वो जंप अबव, यानी किसी चीज़ के ऊपर की जो मूवमेंट होती है ना, किसी चीज़ के ऊपर जाने के मूवमेंट को ऑन टू दिखाता है, राइट। इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और प्रेपोजिशन के रूल्स को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना कि आपके 30 में से कितने स्कोर बने हैं, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।